नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी सरकार ने संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल जो है, जिसमें संसद, लोकसभा और असेंबली में 50% सीटों की वृद्धि से संबंधित जो बिल है वो संसद में पेश कर दिया है। और इस बिल को पेश करने के बाद कुल मिला के 3 बिल हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सकते में है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से उन्हें यह डर सता रहा है कि 2029 का फैसला जैसे अभी ही आ गया है और मोदी सरकार 2029 में इस बार से भी ज्यादा बहुमत से सत्ता में आ जाएगी। कुछ लोगों को तो यह डर सता रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इन चीजों को पोजीशन किया है, उससे शायद अगली बार उनको 2/3 बहुमत लोकसभा में ना मिल जाए। मिल भी सकता है, क्योंकि देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो रात दिन अपना सारा समय नरेंद्र मोदी को गाली देने में बर्बाद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी चुपचाप अपना काम करते हैं। न सिर्फ कुशलता से वो सरकार चला रहे हैं, विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसे ऐसे तुरूप के पत्ते लाते रहते हैं। और टाइमिंग भी देखिए आप, उनकी टाइमिंग भी लाजवाब है। वो टाइमिंग ऐसी होती है कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाती है। अब देखिए, मोदी सरकार की तैयारी ये महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 से ही देने की है। वैसे ये बिल पहले भी पास हो चुका है, लेकिन इसमें संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है, जिसमें कि 2011 का जो सेंसस था उसको आधार बना करके ये आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। और अब ये जो विधेयक संसद में आया है वो एक तरह से एक मास्टर स्ट्रोक ही है, क्योंकि इसकी टाइमिंग आप देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। विपक्ष अगर इसका विरोध करती है तो उसका खामियाजा तो विपक्ष को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज तो यही जाएगा कि विपक्ष ये नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण 2029 में मिले, क्योंकि विपक्ष ने अपना अलग ही राग अलापा हुआ है कि अभी जो आप सेंसस कर रहे हैं उसको आधार बना करके आपको ये आरक्षण देना चाहिए। लेकिन अभी जो सेंसस होगा उसके आंकड़े आते आते तो 2027-28 लग जाएंगे और उसके बाद 2029 में ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि 2011 का जो सेंसस है उसको हम लोग आधार बना करके इस आरक्षण को दें। तो विपक्ष तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। अगर विरोध करती है तो ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, आज के टाइम में महिला वोटर इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। बिहार, महाराष्ट्र, ये सब जगहों पे आपने देखा कि कैसे महिलाओं ने ही पूरा खेल बदल दिया, पूरा खेल पलट दिया। आज के टाइम में वो बिल्कुल एक तरफा वोट कर रही हैं। महिलाएं बड़ी सोच समझ के वोट कर रही हैं और उनका वोट सत्ता परिवर्तन करवा रही है या सत्ता को बचाने में सत्तारूढ़ पार्टी की मदद कर रही है। तो ये वोट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो क्या इसका विरोध करके विपक्ष खुद से अपनी कब्र खोदेगी? और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यह बात संसद में कही है कि अगर विपक्ष महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन बिल, इसका विरोध करेगी तो भुगतान तो उनको करना पड़ेगा, यह भुगतना पड़ेगा उनको। उन्होंने यह भी कहा कि भाई ये महिला आरक्षण बिल का अगर आप विरोध करोगे, क्योंकि देखिए साथ में ही फैसला होना है। जो डिलिमिटेशन बिल है जिसमें 50% सीट बढ़ाने की बात है, वहां पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले अगर महिला आरक्षण बिल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ये बात लोकसभा में कही कि देखो, अगर विरोध करोगे तो महिलाएं तुम्हें माफ नहीं करेंगी और हमारा साथ दोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि किसी को फायदा नहीं होगा। और ये बहुत स्पष्ट है, सब लोग अगर साथ आ जाते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक कंसेंसस होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई वो इस बात की गारंटी देते हैं कि भाई अगर सब लोग मिलकर इसका सपोर्ट करते हैं तो किसी एक पार्टी को या एक पक्ष को फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इसका विरोध करेगा तो देश की महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगी। और देखिए, मैसेजिंग है, ये सटल मैसेजिंग है महिलाओं के लिए भी कि देख लो, अगर ये लोग इसका विरोध करते हैं तो फिर आपको आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग विरोध करेंगे महिलाएं उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी।
अब देखिए, विपक्ष ये नहीं चाहती कि मोदी सरकार को इस बात का क्रेडिट मिले कि 2029 से ही वो महिलाओं का आरक्षण जो 33% का है वो उसको लागू करवा दे। इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इस बिल को जो डिलिमिटेशन के साथ, जिसमें संसद में 50% और स्टेट असेंबलीज में भी 50% सीटें बढ़ाने का प्रावधान है, उसके साथ आपने क्लब कर दिया है, तो यह हमें मंजूर नहीं है। और यह बल्कि बड़ी बेतुकी बातें हैं, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि भाई जब 33% सीटें अगर हम आरक्षित कर देंगे तो जाहिर है पुरुषों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो कुछ लोग इसके लिए भी रोना धोना कर सकते हैं कि भाई हमारी सीटें घट गई। तो सरकार ने कहा कि हमने इसका एक रास्ता निकाला है कि हमने सीटों की संख्या बढ़ा दी है। अब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो पुरुष हैं वो भी ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी सीटें तो गायब हो गई, हमारे पास कम सीटें हो गई हैं। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि संसद में जो कुल सीटें हैं उसको भी 50% बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जो 543 सीटें हैं वो बढ़ के 815 सीटें हो जाएंगी और उसमें से 272 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो कुल मिलाकर के पुरुषों के लिए जितनी सीटें थी वो लगभग उतनी की उतनी रहेंगी। तो आप ये समझिए कि सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है, लेकिन विपक्ष चूंकि ये नहीं चाहती कि महिला बिल का क्रेडिट सरकार को मिले, मोदी सरकार को, इसलिए उन्होंने इस डिलिमिटेशन को पकड़ लिया है। और अब वो ये कह रहे हैं, दक्षिण के राज्यों को भड़का रहे हैं कि आप इसका विरोध कीजिए, बोलिए कि हमें नुकसान होगा। लेकिन ये नुकसान कैसे होगा वो ये समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो आनुपातिक आधार पे होगी। मतलब प्रोपोर्शन जो होगा वो वही होगा, हर स्टेट की सीटें 50% बढ़ जाएंगी, प्रोपोर्शन वही रहेगा, सरकार कह रही है। लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने कहा कि भाई आपने बिल में इसको मेंशन नहीं किया है। तो देखिए, सरकार की तरफ से बोलते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा, जो उनके सांसद हैं, कि भाई ये तो आर्टिकल 81(2) जो है उसी में लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही होगा। वो आर्टिकल 81(2) में ये लिखा हुआ है। उसमें इस बात की व्यवस्था है कि हर राज्य को जो सीट अलॉट की जा रही है वो एक तो उनकी जनसंख्या के आधार पे हो और हर राज्य में उसका एक यूनिफॉर्म रेशियो हो। ये 81(2) में, आर्टिकल 81(2) में लिखा हुआ है। तेजस्वी सूर्या ने इसको वहां एक्सप्लेन किया लोकसभा में। तो देखिए, सरकार स्पष्ट कर रही है कि भाई इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी इसका प्रावधान है आर्टिकल 81(2) में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले पे जो आशंका है सदस्यों की या पार्टियों की, उनको दूर करते हुए कहा कि भाई जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है अलग अलग राज्यों का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि वो ये गारंटी देते हैं कि ये प्रोपोर्शन जो है, आपका अनुपात जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मतलब दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी सीटें तो बिल्कुल नहीं घटेंगी, हर राज्य की सीटें 50% बढ़ेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो इनकी सीटें बढ़ के 120 हो जाएंगी, बिहार में 40 है तो बढ़ के 60 हो जाएंगी, अगर तमिलनाडु में 39 है तो वो भी बढ़ करके 50% उसका भी बढ़ जाएगा, उनका भी बढ़ करके 58-59 हो जाएगा। तो आप समझिए कि हर राज्य का फायदा है, किसी की सीटें घटेंगी नहीं। खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में यह आश्वासन दिया है। तो अब इस आश्वासन के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं जाता है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दक्षिण के राज्यों को डराने का काम कर रही है, और ये जो स्टालिन जो हैं डीएमके के, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि हम बिल्कुल 1950 और 60 के दशक में जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ था तमिलनाडु में, जो एक तरह से सेपरेटिस्ट आंदोलन था, उस वक्त लैंग्वेज के नाम पे, तमिल भाषा के नाम पे जो डीएमके की सरकार, जो डीएमके के लोग थे उस वक्त, जो भी ये द्रविड़ राजनीति करते थे, वो सब लोग एक तरह से तमिलनाडु को भारत से अलग करने की बात करते थे। उस वक्त एआईडीएमके तो नहीं था, डीएमके ही था। तो ये तमाम लोग जो थे वो भारत से उनको अलग करने की बात करते थे, और वही धमकी स्टालिन ने फिर से एक बार दी है। तो ऐसे लोगों का इलाज करना भी बड़ा जरूरी है। और अगर वो रीजन समझते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आश्वस्त किया है कि भाई किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, तो उसके बाद उनके पास विरोध का कोई ऐसा आधार, पुख्ता आधार अब है नहीं। अच्छा देखिए, इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह, क्योंकि संविधान संशोधन बिल है, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी और ये देखना होगा कि सरकार कैसे इसको मैनेज करती है।
क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में सरकार के पास इस वक्त जो एनडीए अलायंस है उसकी अपनी 2/3 बहुमत तो नहीं है। लेकिन एक बात है कि एनडीए पूरा यूनाइटेड है। कुछ लोगों को यह शंका थी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है वो शायद इससे बहुत खुश नहीं हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी कह दिया कि वो बिल्कुल सरकार के साथ हैं। और उनके पुत्र जो लोकेश नारा हैं उन्होंने भी कह दिया है कि भाई प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया है, एनडीए ने गारंटी दे दिया है कि जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है हर राज्य का, दक्षिण के राज्यों का भी, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी, घटने का तो सवाल ही नहीं है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए यूनाइटेड है और विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये 2/3 का बहुमत कहां से आएगा ये देखना होगा, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में चूंकि 2/3 सीटें लगभग 360 होंगी, जो इस वक्त उनके पास नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपना स्टैंड अभी बदल सकती हैं या वो अब्सटेन कर सकती हैं, वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकती हैं। ऐसी भी पार्टियां हैं और अगर ऐसा होता है तो 2/3 बहुमत सरकार को मिल सकता है। राज्यसभा में चीजें और भी आसान है। वहां पे सरकार के पास लगभग 141 उनको चाहिए 2/3 के लिए, लेकिन उनके पास ऑलरेडी लगभग वहां पे उनके वो नंबर है उनके पास। उतना नहीं है, लेकिन राज्यसभा में चीजों को मैनेज सरकार कर सकती है, लोकसभा में भी मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यह बिल पास नहीं हो पाता है तो भी राजनीतिक दृष्टि से मोदी सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि तब सरकार ये जाकर के कहेगी कि भाई देखो, ये जो विपक्ष है ये महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, उसने राह में रोड़े अटका और इसका भी फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इन चुनाव में भी हो सकता है जो 5 राज्यों में होने वाले हैं, और आगे चल करके भी ये एक मुद्दा बन जाएगा। तो विपक्ष के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो लोग इसको बिल्कुल आंख बंद करके विरोध करेंगे, इसलिए कोई रास्ता निकल सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन बिलों को जिस टाइम पे पेश किया है तो विपक्ष बिल्कुल सख्ते में है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आने वाले चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, क्योंकि ये जो सपना था कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, ये भी नरेंद्र मोदी ही साकार करेंगे। तो देखिए इन्होंने कितने काम किए हैं। अपनी पार्टी के जो इनके मुख्य बिंदु थे, इनकी पार्टी का जो एजेंडा हुआ करता था, राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो केंद्र के स्तर पे तो नहीं आया है, लेकिन भाजपा की अलग अलग सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम कर रही हैं। और अब ये जो महिला आरक्षण बिल है, जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक होगा, 272 सीटें आरक्षित होंगी, ये भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा। तो आप मान के चलिए कि आने वाले चुनाव में अगर सब कुछ ठीक रहा और ये मैसेज गया कि भाई महिलाओं के लिए, जो कि जाएगा, महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत भी मिल सकता है और 2029 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की जबरदस्त वापसी होगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।